हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटोर दीपाली। जैसे कि आपने डिमांड किया था कि आपको और वीडियोस चाहिए, जैसे मैंने लास्ट बनाया था लीगल अवेयरनेस पे, तो आज फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। बट आपको मैं ये बता दूँ कि आज मैं 6 बजे आपके साथ लाइव आ रही हूँ। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस टाइमिंग, और इस टाइम हम अपना बेस्ट देंगे और इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ 6 PM लाइव आना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने बायलिंगुअल PDF प्रोवाइड करवाया है, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश के साथ इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव बाय। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास ऑन हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो किसके द्वारा जो है पास किया गया था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखो, आप लोगों में से जिसको नहीं पता होगा वो इसका आंसर देख सकता है। आंसर तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कई आंसर्स में मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान से। ओके, फिर भी इसका आंसर इसमें सही दिया हुआ है कि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम फ्रॉम द एक्ट ऑफ। तो भाई, फेडरल संघवाद जो है, संघीय प्रणाली, वो कहाँ से आई है? तो वो कब आई थी, कौन से एक्ट से आई थी? 1919 में आई थी, 35 में आई थी, 47 में आई थी, या 09 में आई थी? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से पास ऑन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बोल रहा है इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी सारे स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया है। ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट का, ये हमने किस स्टेट से लिया है, किस कंट्री से लिया है? तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है US, कनाडा, स्विस और फ्रांस। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ठीक है, ये हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डैश सिस्टम। तो इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल, डिक्टेटरशिप, या नन ऑफ द अबव। अब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे के यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि हमारे के यहाँ संसद, लोकसभा और राज्यसभा वगैरह चलते हैं, तो हम संसदीय जो प्रणाली है उसको हमने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आर्टिकल 32 स्टैंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल। तो देखो, आर्टिकल 32 कब सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के दौरान? तो कौन सी इमरजेंसी होती है वो? नेशनल इमरजेंसी होती है कि स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, या फिर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है? तो वो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, जब हमारा आर्टिकल 3 जो 32 है, रिट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, वो सस्पेंड हो जाता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 32, 226, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एज पर द आर्टिकल 3 पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड, डिक्रीज एंड अबॉलिश द टेरिटरी एंड कैन चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज। तो देखिए, जो पार्लियामेंट है वो आपकी स्टेट की बाउंड्री को या तो वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर पूरी तरीके से टेरिटरी को ही ख़त्म कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या सही है, सच है, झूठ है, या पार्शली ट्रू है, या नन ऑफ दीज है? तो ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 3 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो इंक्रीज, डिक्रीज या पूरी तरीके से अबॉलिश कर सकता है एक टेरिटरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में
कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो किस आर्टिकल से आई हैं। तो अगर आप किस अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, तो ये आप अगर जानते हो तो जानते होगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपको फटाफट आर्टिकल बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में लाया करता है। दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में फटाक से इसका आर्टिकल बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में आती हैं। देन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो संरचना सिद्धांत है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, उसमें कुछ इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इसेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी अब्रोगेटेड। तो आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम अमेंड नहीं कर सकते, जिनको अमेंड करना एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन माना जाएगा। और ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट यानी कि केशव नंदा भारती केस से आई थी। और आपको पता है कि केशव नंदा भारती केस को जो है आपके 50 ईयर्स हो चुके हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी। खैर इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आपका ए है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है, जिन्हें अमेंड करना इम्पॉसिबल होता है फॉर द पार्लियामेंट। और इस चीज़ की देख रेख जो है हमारी जुडिशरी करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी पास अटैच हो गए हैं, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। फॉर द इंडियन सिटीजनशिप डैश ऑफ द मदर और फादर शुड हैव बीन बॉर्न इन द इंडियन टेरिटरी। तो बोल रहा है अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो या तो आपका मदर या तो आपका फादर या फिर दोनों ही इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करने चाहिए। तो एनी वन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। कोई एक आपका इंडिया की टेरिटरी में होना ही चाहिए, यहाँ पे बॉर्न होना चाहिए अगर आपको इंडियन सिटीजन बनना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम। तो बताओ फटाफट कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया है हमने। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन। अब फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आर्टिकल बताइएगा कि कौन कौन से में आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, किस आर्टिकल में आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है और किस आर्टिकल में आपकी फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इससे आपका माइंड थोड़ा ब्रशअप होगा। मैं जानबूझ के ये आर्टिकल्स नहीं बता रही हूँ, वरना मैं इस वीडियो में ही आपको बता सकती हूँ, बट थोड़ा सा आप चीज़ों को ढूंढोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट पहुंचाएगी, क्योंकि स्पून फीडिंग पर्पस नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है माइग्रेशन फ्रॉम 1 मार्च 1947 टू 26 जनवरी 1950 and the migration from India to Pakistan after 26 जनवरी 1950। तो भाई पाकिस्तान से आप आ रहे हो इंडिया, ठीक है, माइग्रेशन कर रहे हो यानी इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो 26 जनवरी 1950 के बाद, और बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 7 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्या ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ये डेट्स एकदम वेरीफाइड डेट्स हैं। इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग हमारा सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो चलता है, और ये चीज़ साफ साफ एम लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है। दो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही टफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना टफ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, स्पेशली जो बीएचयू होता है, उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की भी कर रहे हो, तो दैट इज़ कि आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु सेड द प्रियम्बल इज द की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, ये किसने कहा था। तो ये BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आज 6 बजे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लाइव। तो आपको अगर कोई डाउट भी होता है तो मैं उसी क्लास में वहाँ पे डाउट लूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द वीडियो द लाइव क्लास एट 6 PM टुडे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरी पर्सन कैन एंजॉय आर्टिकल 15, 16 एंड 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेदर दे आर सिटीजन और नॉट। तो भाई 15, 16, 19 जो आर्टिकल हैं वो हर एक सिटीज़न जो है वो इन्जॉय कर सकता है, चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या नहीं हो। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये पार्शली ट्रू है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो आंसर गलत दे रखा है क्योंकि ये एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। तो बी तो नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा कि इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीज़न को दिए जाते हैं। तो ये एकदम अच्छे से याद कर लो, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो टिक गलत मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। तो भाई आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने आर्टिकल कंटेन करता है खुद के अंदर। तो आर्टिकल 19 स्पेसिफिक बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एज पर आर्टिकल 16 एवरी सिटीजन हैज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो भाई आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग जो है हर एक सिटीजन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। तो आपको पता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, तो दैट इज़ राइट। ठीक है, इक्वल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द। तो भाई आर्टिकल जो 352 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ से डील करता है। आपका ये डील करता है, अगर आप को जैसे मैंने होमवर्क भी दिया था तो उसमें ही देखिए ये हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी से डील करता है आर्टिकल 352। ठीक है, अब आपको स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी कमेंट सेक्शन में बतानी है वो किस आर्टिकल में लाई करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर आर्टिकल 19 देयर वर डैश फ्रीडम टू सिटीजन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर पहले 7 फ्रीडम राइट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आंसर सही हो जाएगा। बट जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट, उससे इस लास्ट वाले को रिमूव करा गया था और उसमें अब 6 बचे हुए हैं जो कि हमारे पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए कितने मेथड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अडॉप्टिंग हैड ओनली शेड्यूल। तो बताओ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया जा रहा था इनिशियली 1947 के आसपास, तो उस टाइम इसमें कितने शेड्यूल हुआ करते थे, कितनी सूचियां हुआ करती थी। तो इसमें पहले 8 सूचियां हुआ करती थी, अब वो बदल के 12 सूचियां हो चुकी हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं वो हमने किस किस स्टेट से लिया है, किस किस कंट्री से लिया है। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है और इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि ये ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है, मतलब हमने ब्रिटेन से लिया है इसको, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो गए हैं इंग्लिश में, इसके सामने आप दूसरा क्वेश्चन लिखा पा रहे होगे हिंदी में, तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये हिंदी थोड़ी सी लेंदी जाती है, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन ये रिपीटेड है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, अभी पीछे यही वाला हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर डैश लिस्ट। तो भाई बताओ फटाफट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बस 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये किस शेड्यूल में आती हैं। ये 7वीं सूची में आती हैं, 7th शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन इंडिया देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज द इंग्लैंड सुप्रीमेसी इज ऑफ। तो देखो इंडिया में तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है, उससे ज़्यादा सर्वोच्च कुछ भी नहीं है। लेकिन यही चीज़ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अलग हो जाती है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम माना जाता है।
ठीक है, यहीं से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है। खैर वो अलग चीज़ है, वो कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आज लाइव रहा और आज मुझे टाइम मिला तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आज समझा के आपको जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो देखो, जब किसी स्टेट कोई ढंग से काम नहीं कर रहा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं करवा पाता है, मतलब वो स्टेट ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है पर्टिकुलर राज्य, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना रूल लगा देता है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल में लाई करती है? तो आर्टिकल 356 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ये वाला आइडिया हमने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, याद रखना आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है और ये चीज़ आपसे पूछी भी जाती है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि सोर्सेज थोड़े आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स हमने किससे लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किससे ली हैं, डीपीएसपीज हमने किससे लिए हैं, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। तो भाई बताओ फटाफट कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ आर्टिकल आपका 19वें जो आर्टिकल है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और सी में हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया है। फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भाई बताइए फटाफट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है या रिलेटेड टू स्टेट मशीनरी है? तो यहाँ पे आपका आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे सी होगा आपका आंसर। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है इन नेचर, यानी ना तो पूरी तरीके से फेडरल है ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है, संघ भी है और एक जो हमारा यूनियन है वो सुप्रीम भी यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड और टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो भाई बताओ फटाफट, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारे वो एड और एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो हेड और हेड हमारा कौन होता है? एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, और ये हमारे एड और एडवाइस करते हैं मिल के प्रेसिडेंट को, ठीक है। ओवरऑल ये बात ये कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और ये लोग एडवाइस और एड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 74 में आता है। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज आर्टिकल थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डैश ऑफ आर कंट्री इंसिस्ट अपॉन टू इम्प्लीमेंट द फ्रीडम गिवन टू एवरी सिटीजन बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, हमारी कंट्री का जो ये बोला जाता है कि हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिलेंगे और फ्रीडम मिलेगी, बोलने का अधिकार मिलेगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिलेंगे, ये सब चीज़ें कौन कहता है, ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है? तो ये हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका इंश्योर करती है कि चीज़ें ढंग से चीज़ों को सबको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक इनैक्टेड वन है, यानी उसे हम चेंज करते रहते हैं। एक इवॉल्व वन है, यानी ये कहीं से निकला हुआ है। एक अनरिटन वन है कि नहीं लिखा है, या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत इजी सा इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट होता रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से इनैक्टेड वन मानेंगे हम इसे कि ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन प्रोविजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर इंक्लूडेड इन। तो फटाफट बताओ इसका आंसर। देखो बहुत इजी है ये, और मैं बार बार कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को एकदम भी नहीं छोड़ना है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देते हैं हमको, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ। तो बताओ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? खैर यहाँ पे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन आर्टिकल 46 इट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू द स्टेट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर डैश पीपल। तो भाई हमको क्या करना है, दूसरे जो वीकर पीपल हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग है, उसको प्रोटेक्ट करना है एज पर आर्टिकल 46, ठीक है, जो कि एक डीपीएसपी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल है, याद रखना है इसको। इंडिया कैन नॉट फेवर स्टेट। तो भाई इंडिया फेवर नहीं करता है स्टेट को, किस में, इक्वालिटी में, फ्रेटर्निटी में, रिलीजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये रिलीजन होगा। खैर ठीक है, रिलीजन में इंडिया किसी स्टेट को फेवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था, याद रखना, अडॉप्ट पूछ रहा है तो 26 जनवरी 1940 या 1950 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैश ऑफ इंडिया आर हैविंग सोवराइन पावर। तो भाई किसके पास सोवराइन पावर है, कौन सबसे सुप्रीम इंडिया में। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक सरकार चलती है हमारी, और लोकतंत्र होने की वजह से जो है हमारे लोग सुप्रीम होते हैं, तो पीपल यहाँ के सुप्रीम होंगे। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन। तो आर्टिकल जिसको पता है वो इसका आंसर बहुत अच्छे से जानता है कि जो हमारा आर्टिकल 368 है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है, इसलिए वो सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन रिज्यूम अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई कंसिडरेशन अगर प्रेसिडेंट को दिलवाना है तो गवर्नर क्या करता है, स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है और कहता है देखिए क्या ये सही है या गलत है। तो इस केस में आर्टिकल 3 जो 200 है हमारा वो अप्लाई होता है। जिनको आर्टिकल्स पता होंगे वो इनका आंसर ईजिली दे लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो फास्ट हो रही होगी, आई नो, मैं इसलिए इसको थोड़ा फास्ट ले जा रही हूँ क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, याद करने वाली चीज़ें हैं ये सारी, तो मैं आपके यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। तो भाई बताओ फटाफट कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने किससे अडॉप्ट किया है। खैर इसका आंसर जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आपको एग्जाम में आती हुई दिखाई देंगी। जो वर्ड है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो वर्ड है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये आपका बोरो किया गया है यूएसए से। ओके, तो इसको याद रखना, इट इज़ टेकन फ्रॉम यूएसए। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, इसको प्लीज़ मार्क करिएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप लिख भी लीजिएगा। और जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्लीज़ राइट डाउन, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं, यानी कि यूएसए से लेके आए हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, इस वजह से ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर गलत दे रखा है, सो प्लीज़ मार्क इट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखो भाई, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम कहाँ से लेके आए हैं, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लेके आया है यूएस से। ठीक है, यूएसए इज़ द राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे यूएस मार्क करना, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, इट इज़ ईजी, इट इज़ राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द फेडरल सिस्टम ऑफ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भाई देखो, फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन कहलाता है, संरक्षक कौन कहलाता है हमारे संविधान का। हमारे संविधान का संरक्षक होता है न्यायपालिका, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण करता है। ठीक है, जुडिशरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो भाई फिर से देखो रिपीट हुआ है, कब अडॉप्ट हुआ था, यहाँ पे अडॉप्टमेंट की बात कर रहा है और वो डेट भी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे अडॉप्शन की बात कर रहा है
इनैक्टमेंट की बात नहीं कर रहे। कब से लागू होना स्टार्ट किया है? वो 26 जनवरी 1950। लेकिन हमने अडॉप्ट कब किया था इसको? तो 26 नवंबर 1900, जो आपका यहाँ पे 49 दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा 1949। तो 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया इज एम्पावर्ड। तो भाई देखो, यूनियन लेजिस्लेचर जो है इंडिया में वो क्या एम्पावर्ड है? not to amend the basic structure of the constitution, to amend the basic structure of the constitution, to abrogate the basic structure, and none of these। अब आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छू नहीं सकता कोई, ये साफ साफ केशव नंदा भारती केस में बोल दिया गया है। इस वजह से नॉट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है आई नो, बट बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं, इस वजह से आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट। तो भाई स्टेट के बीच में कोऑपरेशन करना है तो कौन सा आर्टिकल कोऑपरेशन की बात करता है? आर्टिकल 263 कोऑपरेशन की बात करता है कि सबको एक समान जो है चीज़ें लेके चलनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइस देने का जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, ठीक है। तो ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने कनाडा से लिया है, इसको याद रखना है। ये एक तरीके का सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन डैश बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताओ फटाफट किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में होता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज द फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखो किस अमेंडमेंट से एजुकेशन तो चिल्ड्रन जो है एक तरीके की हमारा दायित्व कर्तव्य बन गया था, फंडामेंटल ड्यूटी बन गई थी। तो वो हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से बना था, ठीक है। याद रखना इसका आर्टिकल फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस आर्टिकल में ये ऐड किए गई हैं फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिया डिक्लेयर्ड डैश स्टेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी संविधान ने इंडिया को किस तरीके का स्टेट माना है? एक रिपब्लिक, एक सोशलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट या नॉन सेक्युलर। तो बहुत अच्छे से पता है कि हम जो है रिपब्लिक हैं, हम गणतंत्र हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ये सही हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है, हम रिपब्लिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है हाउ मैनी ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाई बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इजी क्वेश्चन है, याद रखना 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन द बिगिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डैश आर्टिकल एंड डैश शेड्यूल। तो भाई जब स्टार्टिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की तो कितने आर्टिकल और कितने सूचियाँ हुआ करती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो दैट इज़ 295 आर्टिकल हुआ करते थे और 8 सूचियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो देखो जो डीपीएसपी है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश एंड डैश कंपेयर्ड टू अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? शॉर्ट तो एकदम भी नहीं है, ये आप सब जानते हो, बहुत लेंदी है, वर्ल्ड्स लॉन्ग लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट लेंदीएस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव है कंपेयर टू अदर कंट्री, ठीक है, संक्षेप में चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो वो जनवरी 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया था, बट जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड करी गई है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर। तो देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा वो सिटीजनशिप से डील करता है
तो 5 से 11 तक सिटीजनशिप आर्टिकल हैं, तो वो किस पार्ट में इंक्लूडेड हैं? तो पार्ट 2 इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें हमारा जो सिटीजनशिप का है चीज़ें वो बात की जाती हैं। तो सिटीजनशिप के लिए याद रखना क्या है, पार्ट 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज़ बीन डिस्क्राइब। तो अगर आपको पता है कि सेपरेशन जो है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से होता है तो वो किस पार्ट में होता है, अगेन इसका आंसर गलत है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको करेक्ट किया था, याद रखना ये सी इसका आंसर होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होता है अंडर आर्टिकल 50। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री बिकॉज। तो भाई आखिरी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री है, क्यों है? क्योंकि देयर इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, there is a bicameral legislature, there is a supreme court, the executive is responsible to the legislature। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला होता है यानी लागू करने वाला होता है वो लॉ बनाने वाले के रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता हुआ दिखाई देगा और मैक्सिमम ये आपके PYQs लाए हैं मैंने। सो आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी लाइव एट 6 PM टुडे। ठीक है, आज मुझे 6 PM पे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स लेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे भी। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, जय हिंद एंड बाय बाय।